हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप कि ऑल आर डूइंग वेल। नेक्स्ट अमेंडमेंट्स के डिस्कशन कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के अमेंडमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं, मतलब सेक्शन 129 में इटसेल्फ बहुत सारे अमेंडमेंट है। देन न्यू रूल है 144A, देन 154 रूल में, देन सेक्शन 130 में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने मेन बुक से पूरा सेक्शन 129, 144, 154, 144A, देन 154 एंड देन 130 सेक्शन, ये चारों ले लिए। ठीक है, सेक्शन 129, रूल 144A, रूल 154 एंड देन सेक्शन 130। तो ये मैंने मेन बुक से यहीं पे ले लिया। अमेंडमेंट की जो बुकलेट है आपकी, इसमें पूरा सेक्शन लिया हुआ है, सिर्फ अमेंडमेंट का पार्ट नहीं लिया हुआ है। रिवाइज भी हो जाएगा आपका पूरा सेक्शन और अमेंडमेंट्स भी पढ़ लेंगे। तो एक बार साथ में ये सारा कुछ पढ़ते हैं। सेक्शन 129 से स्टार्ट करेंगे। डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। क्या हो रहा है भाई, आपके यहाँ पे गुड्स जा रहे, कन्वेंस जा रहे, रास्ते में है, उस टाइम पे आपके गुड्स को यहाँ पे क्या बात हो रही है? डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट की बात है। देखेंगे क्या प्रोविजन है। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, ओवरराइडिंग इफेक्ट है इस सेक्शन का। कहीं कुछ भी लिखे होने दो ना, कहीं कुछ भी लिखे हैं होने दो। वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट एनी गुड्स, या तो आप क्या कर रहे हो? ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स, और स्टोर एनी गुड्स, या स्टोर कर रहे हो गुड्स को वाइल दे आर इन ट्रांजिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। तो जब आपके गुड्स या तो क्या हुए, यहाँ पे आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए हो या आपने आपके गुड्स स्टोर किए हो जब भी वो ट्रांजिट में है। ठीक है, कैसे? इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स। कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया आपने, तो फिर क्या होगा? ऑल सच गुड्स एंड कन्वेंस यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सारे गुड्स और जो कन्वेंस जिसको यूज किया है आपने एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कन्वेंस आपने यूज किया है गुड्स ले जाने के लिए यहाँ पे, फॉर कैरिंग द सेट गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द सच गुड्स एंड कन्वेंस, और गुड्स के और कन्वेंस के डॉक्यूमेंट्स, ये तीनों चीजों की बात हो रही, शैल बी लायबल टू डिटेंशन और सीजर, उनको डिटेन सीज कर लिया जाएगा। क्या बात हुई कि भाई आप क्या कर रहे थे, यहाँ कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे या आपने कुछ स्टोर करके रखे थे जब वो ट्रांजिट में है। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट किया आपने, यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्ट्रावेंट किया प्रोविजंस एक्ट का, रूल्स का, तो उस केस में आपके सारे गुड्स, आपका कन्वेंस जिसमें आप गुड्स लेके जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रक, और सारे डॉक्यूमेंट्स गुड्स के भी कन्वेंस के भी, इनका क्या हो जाएगा? ये सभी चीज़ों को डिटेन और सीज कर लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप गुड्स लेकर के जा रहे हो, आपने ई वे बिल नहीं बनाया या आप इनवॉइस साथ में कैरी नहीं कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंशन, कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन किया आपने प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या रूल्स का, तो ये जो गुड्स आप लेकर के जा रहे हो इनको क्या कर लिया जाएगा बेटा? डिटेन कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। द गुड्स और कन्वेंस आफ्टर डिटेंशन सीजर शैल बी रिलीज्ड, डिटेन तो किया है बट उसको रिलीज कर देंगे अगर आपने क्या किया? पेनल्टी पे कर दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गवर्नमेंट को क्या करना है आपके गुड्स से? आपने यहाँ पेनल्टी पे कर दी, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट क्या करेगी? आपके गुड्स को यहाँ पे आपके कन्वेंस को रिलीज कर देगी। अब बात ये आती है कि पेनल्टी कितनी है। तो अगर ओनर आया तो क्या पेनल्टी रहेगी, अगर ओनर सामने आया तो क्या पेनल्टी रहेगी, ये देखेंगे। वेयर ओनर कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी, या वेयर ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। ये दो ही सिचुएशन हो सकती है कि भाई या तो ओनर आया, उसने पेनल्टी दी, या ओनर ने बोला कि नहीं भाई मैं नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्टर को बोला मैं सामने नहीं आ रहा, तू वहीं पे जो भी है अपना पे कर खत्म कर, तू पे कर खत्म कर, कुछ भी हो सकता है। तो आपके गुड्स को क्या करेंगे? यहाँ पे आपके गुड्स को और कन्वेंस को यहाँ पे रिलीज कर देंगे अगर पेनल्टी पे हो गई तो। देखेंगे, द गुड्स एंड और कन्वेंस आफ्टर डिटेंशन और सीजर शैल बी रिलीज्ड वेयर द ओनर कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ सच पेनल्टी, अगर ओनर आता है सामने तो, सो ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 200% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। अगर ओनर सामने आता है तो पेनल्टी कितनी है? 200% ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स बनता है उसका 200% पेनल्टी है, जो भी टैक्स बनता है उसका 200% पेनल्टी है। एंड इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, अब एग्जेम्प्टेड गुड्स में तो कोई टैक्स बनता नहीं भाई, गुड्स ही एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में पेनल्टी क्या रहेगी? उस केस में भी आपने गुड्स लेकर के गए कॉन्ट्रावेंशन पे, तो पेनल्टी तो बनती है। क्या पेनल्टी बनेगी? In case of exempted goods on payment of an amount equal to 2% of value of goods, जो भी गुड्स का वैल्यू है उसका 2%, और 25,000 whichever is less,
और 25,000 विच एवर इज लेस, मतलब कि 25,000 रुपये मैक्सिमम पेनल्टी हो जाएगी एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में, एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में। सो ओनर जब सामने आएगा तब पेनल्टी क्या है, बहुत सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, काफी बार इस पर क्वेश्चन आता है, सेक्शन 129 130 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो जब ओनर सामने आएगा तो पेनल्टी क्या बनती है भाई, ओनर सामने आएगा तो यहाँ पे पेनल्टी बनती है 200% ऑफ टैक्स पेएबल, उन गुड्स पे जो भी टैक्स पेएबल होता है उसका 200%। बट अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड निकले तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके गुड्स समझ लो आप 1 करोड़ के निकले, आपके गुड्स कितने के हैं यहाँ पे 1 करोड़ के, 1 करोड़ पे। अब ये CGST एक्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे रेट, यहाँ CGST एक्ट का प्रोविजन पढ़ रहे हैं। सो आपका रेट है 9% CGST, 9% SGST, टोटल रेट 18% है फॉर एग्जांपल उन गुड्स पे, उन गुड्स पे। तो उस केस में आपको क्या लगेगी यहाँ पे पेनल्टी भाई, 200% ऑफ टैक्स पेएबल है, टैक्स पेएबल कितना है 6 लाख, यहाँ पे 9 लाख CGST, 9 लाख SGST, टोटल 18 लाख। सो 200% कितना हो जाएगा 18 लाख का, यहाँ पे 36 लाख। ठीक है, तो 18 लाख अंडर CGST, 18 लाख अंडर SGST, टोटल पेनल्टी यहाँ पे क्या 36 लाख। 36 लाख एग्जाम में क्वेश्चन में देखना बरोबर क्या पूछा है, CGST की पेनल्टी पूछा है, SGST की पूछा है, टोटल पेनल्टी पूछा है, ठीक है, वो आप आराम से देख सकते हो। सो यहाँ पे क्या बात हुई, पेनल्टी कितना रहेगा, जो भी टैक्स पेएबल आया उस गुड्स पे उसका 200% ले लिया हमने, 200% ले लिया। सेकेंड बात क्या है, एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में वैल्यू का 2% या 25,000 विच एवर इज लेस, 25,000 विच एवर इज लेस, 2% ऑफ वैल्यू अगर 50,000 आता है, सो 50,000 और 25,000 विच एवर इज लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25,000 रुपये आ जाएगा, 25,000 रुपये पेनल्टी आ जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हुआ, ओनर कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ सच पेनल्टी, क्वेश्चन बैंक में है इसके क्वेश्चंस। और नेक्स्ट, वेयर द ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी, अगर ओनर सामने नहीं आया तो ओनर ने किसको बोल दिया, ट्रांसपोर्टर को बोल दिया फॉर एग्जांपल, भाई तू जा तू ही पे कर दे, उस केस में पेनल्टी क्या रहेगी, ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू का 50%, वैल्यू का 50% और 200% ऑफ टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर, और 200% ऑफ टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर। सो इन दिस केस अगेन यहाँ पे क्या बात होगी, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर, अगेन इट इज अंडर द CGST एक्ट, ये दोनों भी चीज अंडर CGST एक्ट है। ठीक है, सिमिलरली SGST में रहेगा और फिर टोटल पेनल्टी आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में देखना है आपसे क्या पूछा है, इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, यहाँ पे 2 का क्या हो गया 5 और 25,000 विच एवर इज लेस, और 25,000 विच एवर इज लेस, किसकी बात हुई, एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में। एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में क्या बोला, 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, whichever is less, and upon furnishing a security equivalent to the amount payable under A or clause B in such form और manner as may prescribe, जो भी prescribed होगा उस तरीके से क्या करना है, उतनी सिक्योरिटी यहाँ पे फर्निश करनी रहेगी, उतनी सिक्योरिटी फर्निश करनी रहेगी जितना यहाँ पे अमाउंट A या B में पेएबल है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 129 में हम क्या बात कर रहे हैं, डिटेंशन सीजर की बात कर रहे हैं। क्या हुआ, आप जा रहे हो रास्ते में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स, आपने या तो क्या किया भाई, ई वे बिल नहीं लिया, यहाँ ई वे बिल नहीं बनाया, इनवॉइस कैरी नहीं करी, या कोई भी प्रोविजंस आपने कॉन्ट्रावेन किए, गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हो, गुड्स आपने स्टोर किया है वाइल दे आर इन ट्रांजिट, तो उस केस में अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन आपने किया अंडर दिस एक्ट और रूल्स, तो क्या किया जाएगा, आपके गुड्स, आपका कन्वेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका गुड्स, आपके कन्वेंस जिसमें गुड्स हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स, इन सबको क्या कर लिया जाएगा, डिटेन सीज कर लिया जाएगा। अब गवर्नमेंट को रखना तो है नहीं आपके गुड्स डिटेन सीज करके, रिलीज कर देगी, पेनल्टी दो गुड्स ले जाओ, पेनल्टी दो गुड्स ले जाओ। तो अगर ओनर सामने आया तो उस केस में पेनल्टी क्या बनती है भाई, 200% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। बट अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड रहे तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ओनर नहीं आया सामने, ट्रांसपोर्टर आया फॉर एग्जांपल, तो उस केस में क्या रहेगा भाई, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेएबल यहाँ पे विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। बट एग्जेम्प्टेड गुड्स रहे अगेन तो 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। और साथ में क्या करना है, सिक्योरिटी फर्निश करेंगे, कितने अमाउंट की, जो भी अमाउंट ए या बी में बनता है वो अमाउंट की क्या करना है, सिक्योरिटी फर्निश करना है,
सिक्योरिटी फर्निश करनी, ठीक है। अब आपने पैसा दे दिया तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसे दो, गुड्स ले जाओ, पेनल्टी पे किया, गुड्स लेके गए। Provided that no such goods or conveyance shall be detained or seized without serving an order of detention or seizure on the person transporting the goods. क्या बोला? No such goods or conveyance shall be detained or seized. No such goods or goods को या conveyance का detain या seize नहीं करेंगे जब तक कि आपको क्या नहीं दे रहे, order of detention or seizure on the person transporting the goods. Obviously order दिए बिना थोड़ी ना आपके goods लेकर के चले जाएंगे ऐसे ही उठा के, आपको order देंगे, उसके बाद आपके goods को लेके जाएंगे, उसके बाद आपके गुड्स को लेकर के जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, सबसेक्शन 2 तो ओमिट हो गया है, सबसेक्शन 3 पे आएंगे। द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग गुड्स और कन्वेंस शैल इशू अ नोटिस विद इन 7 days ऑफ सच डिटेंशन और सीजर। ऑफिसर को क्या करना है, एक नोटिस देनी है, उसको नोटिस इशू करेगा कितने दिन में, 7 days, आपको 7 days ऑफ सच डिटेंशन सीजर, स्पेसिफाइंग द पेनल्टी पेएबल, उसमें बताएंगे कि भी इतनी आपको पेनल्टी पे करनी, एंड देयर आफ्टर पास एन ऑर्डर विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी। तो नोटिस इशू करना है, सबसे पहले क्या करना है, नोटिस इशू करना है। नोटिस कितने दिन में इशू होगी, 7 days में। 7 days कब से, जब भी डिटेन या सीज किया गुड्स उसके 7 दिन के अंदर अंदर उनको नोटिस इशू करना है। नोटिस में क्या बताएंगे कि भाई आपको ये पेनल्टी पेएबल करनी, आपको पेनल्टी पेएबल करनी, और उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे कितने दिन में, 7 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ सच नोटिस। जब भी वो नोटिस देगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर, उसके 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर देंगे उनको क्या, फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी। तो पहले नोटिस दी, 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस देने का समय दिया, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर क्या, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस आपको टाइम दिया गया, क्या, ऑर्डर दिया गया, और बोला गया कि भाई पेनल्टी पे कर दो, जो भी ए और बी की बनती है ऑफिसर बता देगा आपको भी इतनी पेनल्टी आपको पे करनी है, इतनी पेनल्टी आपको पे करनी है। ये रूल का पार्ट है। एज पर रूल 142(3) वेयर द पर्सन कंसर्न मेक्स पेमेंट ऑफ अमाउंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 120 सेक्शन 129(1) जो हमने देखा था, ए या बी में जो भी पेमेंट आता है पेनल्टी का, अगर आप पेमेंट कर देते हो विद इन 7 days ऑफ द नोटिस, नोटिस देने के 7 दिन के अंदर अंदर दे देते हो, बट बिफोर इशू ऑफ ऑर्डर, बट ये ऑर्डर के पहले आपको नोटिस तो इशू हो गई, उसके बाद आपने नोटिस इशू या आपने पेमेंट कर दिया पेनल्टी का, ऑर्डर इशू हुआ नहीं। He shall intimate proper officer of such payment, और ऑफिसर को बता देगा वो कि भाई ये मैंने पेमेंट कर दिया, एंड प्रॉपर ऑफिसर shall issue एन ऑर्डर कंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड नोटिस। तो फिर ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, किस चीज का ऑर्डर निकालेगा कि हाँ भाई कंक्लूड हो गई, ये प्रोसीडिंग सारी कंक्लूड हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑफिसर ने आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपका डिटेंशन सीजर किया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर ने नोटिस दिया कि भाई ये पेनल्टी आओ आके पे कर दो, आपने पेमेंट कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, ऑफिसर को बता दिया कि भाई मैंने ये पेमेंट कर दिया है, तो ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर निकालेगा किस चीज़ का कि भाई कंक्लूड होती है प्रोसीडिंग्स, कंक्लूड होती है प्रोसीडिंग्स, पर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर वो आपको क्या करेगा, ऑर्डर देगा पेमेंट करने का, पेनल्टी का। No penalty shall be determined under subsection 3 without giving the person concerned an opportunity of being heard. Obviously, principle of natural justice and direct tax law में हमेशा फॉलो होता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी है हमको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी है, बुलाएंगे, पूछेंगे, बातें करेंगे, उसे पूछेंगे भाई कि हाँ क्यों ऐसा हुआ है एंड ऑल दैट, आपने क्यों ई वे बिल कैरी नहीं किया था, जो भी है, जो भी डिस्कशन है, आप उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दोगे। On payment of amount referred in subsection 1, all proceeding in respect of the notice specified in subsection 3 shall be deemed to be concluded. तो यहाँ पे क्या बात हुई, on payment of amount referred under subsection 1, जो भी हमने पेनल्टी देखी 129(1) में, जो सारी पेनल्टी थी ना, where the owner comes forward, where the owner does not come forward, वो पेमेंट कर दिया आपने। All proceeding in respect of the notice shall be deemed to be concluded, तो उस केस में क्या बोला जाएगा, all proceedings are deemed to be concluded, all proceedings are deemed to be concluded उस केस में। where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under subsection 1 within 15 days from the date of receipt of copy of order passed under subsection 3, क्या बात हुई, where the person transporting any goods, जो goods transport कर रहा है वो, और ओनर ऑफ द गुड्स फेल्स टू पे द अमाउंट, या ओनर, दोनों भी क्या हो जाते हैं, फेल्स टू पे द अमाउंट अंडर सबसेक्शन 1, कितने दिन में, विद इन 15 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन 3। यहाँ सबसेक्शन 3 में आपको ऑर्डर दिया ना, ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद भी 15 दिन में पेमेंट नहीं किया, ना तो ओनर ने किया ना ट्रांसपोर्टर किया, 15 दिन दिए उसको, 15 दिन में भी उसने पेमेंट नहीं किया, ना ओनर ने किया ना ट्रांसपोर्टर ने किया,
The goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of in such manner and within such time as may be prescribed to recover the penalty payable under subsection 3. तो उस केस में आपका जो गुड्स है या जो आपका कन्वेंस है, आपका ट्रक भी है फॉर एग्जांपल, तो आपका गुड्स या कन्वेंस जो भी डिटेन या सीज किया है उसको क्या कर देंगे, वो बेच देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। क्यों डिस्पोज ऑफ करेंगे? उनको तो उनका पेनल्टी का अमाउंट चाहिए, उनको तो उनका पेनल्टी का अमाउंट चाहिए, तो वो अपनी पेनल्टी रिकवर करने के लिए आपके गुड्स को, आपके कन्वेंस को सेल कर सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। Provided that conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under subsection 3 or 1 lakh whichever is less। अब भैया ट्रांसपोर्टर उसने बोला कोई बात नहीं, गुड्स का आप देखो, ओनर आएगा, आपका झमेला, मेरे को तो मेरा ट्रक वापस करो, मेरे को आगे किसी और का ले जाना है, मेरे को मेरा कन्वेंस जो है, मेरा ट्रक है वो वापस करो। तो ऑफिसर उसको कन्वेंस वापस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कन्वेंस वापस करने में, बट उसको क्या पे करना पड़ेगा? ऑन पेमेंट ऑफ penalty on payment by the transporter of penalty under subsection 3 or 1 lakh rupees whichever is less। तो जो भी पेनल्टी बनती है और 1 लाख whichever is less, और 1 लाख whichever is less। तो यहाँ पे पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी हुई? अगेन ट्रांसपोर्टर 1 लाख रुपए देके अपना ट्रक लेकर के जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख है। ट्रांसपोर्टर को नहीं पढ़ना है पूरे गुड्स केस पे, उसको समझ में आ रहा है भाई यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 38 लाख की पेनल्टी आ रही, फॉर एग्जांपल उसको लगता है 50 लाख की पेनल्टी आ रही, तो वो तो क्या करेगा, लाख रुपए लेगा, अपना ट्रांसपोर्ट क्या किया उसने, अपना कन्वेंस लिया, गया वो, बाकी ओनर देखे वो अपना ट्रक लेके जा सकता है। ठीक है, तो जो पेनल्टी बनती है अंडर सबसेक्शन 3 और 1 लाख विचएवर इज लेस, सबसेक्शन 3 में कितनी पेनल्टी बनती है? जो 129(1) में बनेगी, ठीक है, वो पेनल्टी बनती है, तो वो या 1 लाख विचएवर इज लेस वो देकर के वो क्या कर सकता है, अपना कन्वेंस छुड़ाए और वो लेके जा सकता है अपना कन्वेंस, ट्रक व्रक जो भी है उसका। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द डिटेन्ड और सीज गुड्स आर पेरिशेबल और हैजार्डियस इन नेचर। अब आपके गुड्स क्या है? पेरिशेबल है, हैजार्डियस है, और लाइकली टू डेप्रिशिएट इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ लगा 2-4 दिन रखे तो भाई ये खराब हो सकते हैं, कोई भी डेप्रिशिएट हो सकते हैं। द सेट पीरियड ऑफ 15 डेज में बी रिड्यूस बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो फिर उस केस में ऑफिसर वो 15 दिन का पीरियड रिड्यूस कर सकता है, कितना कर सकता है वो ऑफिसर के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका डिसीजन है। हैजार्डियस नेचर के बॉम्ब वगैरह आ गए, पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं यहाँ पे, तो उस केस में ऑफिसर 15 दिन के पीरियड को ऑब्वियसली रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या था? सेक्शन 129 था, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक बार क्विकली देखेंगे वापस, फिर रिलेटेड रूल्स देखेंगे। कब लग रहा है सेक्शन 129? यहाँ पे अगर आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या कोई गुड्स स्टोर कर रहे हो व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट बट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, उस केस में क्या होगा? आपके गुड्स के साथ में आपके गुड्स को जो कन्वेंस वो गुड्स लेकर के जा रहे हैं और साथ में डॉक्यूमेंट्स को डिटेन सीज कर लिया जाएगा। पर डिटेन सीज करके रखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप पेनल्टी पे कर दे तो। पेनल्टी कितनी बनती है? ओनर आ जाए सामने तो टैक्स कितना ले लेंगे, पेनल्टी कितनी ले लेंगे हम यहाँ पे? पेनल्टी की बात हो रही है, पेनल्टी हो जाएगा 200% ऑफ टैक्स पेएबल, बट एग्जेम्प्टेड गुड्स आ गए अगेन 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विचएवर इज लेस। अगेन ये सीजीएसटी एक्ट की पेनल्टी है, इक्वल पेनल्टी एसजीएसटी में, टोटल में उतनी पेनल्टी आएगी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ज्यादा अच्छे से समझेगा। ओनर नहीं आया, ट्रांसपोर्टर को भेज दिया, उस केस में पेनल्टी क्या होगी भाई साहब? 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स 200 और 200% ऑफ टैक्स पेएबल विचएवर इज हायर, जो ज्यादा हो, ठीक है। बट अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विचएवर इज लेस, ठीक है। एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में हमेशा विचएवर इज लेस है। उसके बाद में सिक्योरिटी भी फर्निश करनी है, जो भी अमाउंट बनता है ए में या बी में उतनी आपको सिक्योरिटी फर्निश करनी है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अर्ड उसको देना रहेगा। नो गुड्स और कन्वेंस शैल बी डिटेन्ड और सीज विदाउट सर्विंग एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर। अब उसको नोटिस कितने दिन में देनी है? गुड्स उस टाइम तो आपने डिटेन सीज करके ले गए, 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस देनी, भाई साहब इतनी पेनल्टी पे कर दो, भाई साहब इतनी पेनल्टी पे कर दो। आए उन्होंने अगर पेनल्टी पे कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफिसर कौन सा ऑर्डर निकाल देगा कि भाई कंक्लूड हो गई सारी प्रोसीडिंग्स, उसका ऑर्डर ऑफिसर निकाल देगा। परंतु वो नहीं आया तो उस केस में क्या होगा? और 7 दिन मिले, और 7 दिन किस चीज के लिए मिले? यहाँ पे और 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस इशू करनी है, ठीक है, और 7 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर इशू करना है। पहले क्या बात हुई थी? डिटेन हुए, सीज हुए गुड्स, 7 दिन के अंदर नोटिस।
नोटिस इशू करने के, यहाँ पे नोटिस सर्व करने के 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, ऑर्डर यहाँ पे दे देगा, ऑर्डर दे देगा। कौन यहाँ पे देगा, ऑफिसर देगा ऑब्वियसली। पेनल्टी नहीं लगाओगे विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आप यहाँ पे पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। अब आपको 15 दिन का समय दिया उन्होंने। 15 दिन कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर पास किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर या तो ओनर जी या तो ट्रांसपोर्टर जी कोई तो आए और पेमेंट करे। नहीं किया पेमेंट तो फिर क्या होगा भाई, उस केस में यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपके गुड्स को, आपके कन्वेंस को बेच दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। परंतु यहाँ पे अगर कन्वेंस की बात आती है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आएगा, बोलेगा लाख रुपए लो, मेरा कन्वेंस छोड़ो, ठीक है। तो जो भी पेनल्टी बनती है और 1 लाख विचएवर इज लेस, अगेन विचएवर इज लेस, उतनी पेनल्टी पे करके वो अपना लेकर के जा सकता है। परंतु गुड्स आ गए पेरिशेबल नेचर के, यहाँ पे क्या हो गया, मिल्क आ गया, कर्ड आ गया, हैजार्डियस नेचर के, बॉम्ब आ गया, उस केस में क्या होगा, 15 दिन का पीरियड रिड्यूस कर सकता है ऑफिसर। क्या बिल्कुल कर सकता है। कितना कर सकता है, ऑफिसर की मर्जी, मेरी मर्जी, ऑफिसर को जितना करना है उतना करेगा। तो ये कौन से प्रोविजंस थे, सेक्शन 129 के। अब रिलेटेड रूल्स देखेंगे। रूल 144A, रिकवरी ऑफ पेनल्टी बाय सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस डिटेन्ड और सीज्ड इन ट्रांजिट। देखेंगे, where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under section 129(1). पेनल्टी तो हमेशा वही दी हुई है 129(1) में, हमने देखा नहीं दिया, ना ओनर ने पे किया, यहाँ पे ओनर ने पे नहीं किया पेनल्टी, ना ट्रांसपोर्टर ने पे किया, विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर देने के बाद 15 दिन का समय दिया था हमने, तुमने नहीं पे किया, तो उस केस में बात हुई थी पहले कि सेल या डिस्पोज ऑफ करना है, तो उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। द ऑफिसर शैल प्रोसीड फॉर सेल और डिस्पोजल ऑफ गुड्स और कन्वेंस सो डिटेन्ड और सीज्ड बाय प्रिपेयरिंग एन इन्वेंट्री एंड एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑफिसर को काम दिया। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई इन्वेंट्री बनाओ, जो जो गुड्स है, ट्रक भर के गुड्स आए थे सबकी इन्वेंट्री बनाओ, एस्टिमेट करो उनकी मार्केट वैल्यू गुड्स की, कन्वेंस की एस्टिमेट करो उनकी। सबसे पहले तो इन्वेंट्री बनाओ, क्या क्या गुड्स आए हैं आपके यहाँ पे, आपने जो डिटेन सीज किया, उसके बाद उन सबकी मार्केट वैल्यू निकालो, गुड्स की भी, कन्वेंस की भी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिटेन और सीज गुड्स आर अगेन पेरिशेबल और हैजार्डियस इन नेचर और लाइकली टू डेप्रिशिएट इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम। तो या पेरिशेबल है या हैजार्डियस है, या लग रहा है कि भाई ये तो क्या होने वाले हैं, खराब होने वाले, डेप्रिशिएट होने वाले हैं इन वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। द सेट पीरियड ऑफ 15 days में भी रिड्यूस बाय द ऑफिसर, ये भी बात हुई थी, वहां पे सेट पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो चीज रूल में भी लिख दी। अब यहाँ पे हमने एडिशनल चीज क्या पढ़ी, यहाँ पे सेक्शन के अलावा कि भाई इन्वेंट्री प्रिपेयर करनी है एक बात, सेकंड मार्केट वैल्यू निकालनी है गुड्स की, कन्वेंस की। तो ये 10 गुड्स आए तो ये 10 गुड्स की इन्वेंट्री बना ली, उसके आगे उसकी मार्केट वैल्यू निकाल ली आपने, गुड्स की, कन्वेंस की। द सेट गुड्स और कन्वेंस शैल बी सोल्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑक्शन इंक्लूडिंग ई ऑक्शन for which notice shall be issued clearly indicating the goods or conveyance to be sold and the purpose of sale। तो यहाँ पे गुड्स बेचेंगे कैसे, ऑफिसर मार्केट में निकल नहीं जाएगा बेचने, क्या करेगा, ऑक्शन कंडक्ट करेगा। यहाँ पे ई ऑक्शन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए नोटिस भी इशू करेगा कि भाई ये गुड्स बेचने के हैं, ये कन्वेंस बेच रहे हैं और हम क्यों बेच रहे हैं वो उसमें बताएगा। Provided that the person transporting the said goods or owner of such goods pays the amount of penalty including any expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance after any time period mentioned in sub rule 1, but before issue of notice under this sub rule the proper officer shall cancel the process of auction and release such goods or conveyance। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ओनर है, ट्रांसपोर्टर है, किसी ने भी क्या किया, आया पैसे दे दिया, क्या पेनल्टी भी दे दिया, पेनल्टी भी दे दिया, और आपने हमारे गुड्स इतने अच्छे से रखे, उस पर जो यहाँ सेफ कस्टडी रखने के लिए कोई वेयर हाउस का खर्चा हुआ, कोई हैंडलिंग एक्सपेंसेस हुए होंगे, वो सब भी पे कर दिया। ओनर आया, बोला कि यार मैं बाहर गया हुआ था, ये लो आप एक काम करो, ये आप यहाँ पे पेनल्टी भी ले लो, साथ में जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे गुड्स दे दो आप मेरे को। पर वो कब आया, आफ्टर द टाइम पीरियड मेंशन्ड इन सब रूल 1, यहाँ ऑर्डर के 15 दिन के बाद की भी बात है, वो तब आया, बट बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर दिस सब रूल। बट हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने नोटिस इशू नहीं करी थी, नोटिस इशू नहीं करी थी सब रूल के अंडर, ऑक्शन की नोटिस इशू नहीं करी थी, उसके पहले ही आ गया। तो ऑफिसर क्या करेगा, ठीक है भाई वो ऑक्शन नहीं करेगा, ऑक्शन नहीं करेगा और उसके गुड्स दे देगा। ऑफिसर को क्या करना है, ऑक्शन करके भी तो पैसे ही लेने, पैसे मिल गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसे मिल गए, यहाँ पे गुड्स के भी मिल गए, यहाँ पेनल्टी के मिल गए, मतलब और साथ में सेफ कस्टडी के मिल गए, हैंडलिंग एक्सपेंसेस मिल गए, ऑफिसर बोलेगा ले जाओ अपने गुड्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
The last day for submission of bid or date of auction shall not be earlier than 15 days from the date of issue of notice referred to in sub rule 2. तो जब भी आपको नोटिस इशू हुई है उसके 15 दिन कम से कम समय देना है आपको. सबमिशन ऑफ बिड का टाइम क्या रहेगा, या डेट ऑफ ऑक्शन का टाइम क्या रहेगा, इट शुड नॉट बी अर्लियर देन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस. जब भी नोटिस इशू करी उसके बाद 15 दिन का समय देना है. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिटेन और सीज गुड्स आर पेरिशेबल हैजार्डियस नेचर के रहेंगे या अगेन डेप्रिशिएट विद वैल्यू, इन वैल्यू हो सकते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, तो फिर 15 दिन का पीरियड जो भी ऑफिसर को लगता है वो उतना रिड्यूस कर सकता है. 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो ऑफिसर को लगता है वो उसकी इच्छा है. The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer to make bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to unsuccessful bidders or forfeited in case of successful bidder fails to make payment of the full amount as the case may be. अब क्या होगा कि भाई ऑफिसर बताएगा कि अमाउंट ऑफ प्री बिड डिपॉजिट, वो जो बिडर्स रहेंगे उनसे कुछ क्या लेगा, डिपॉजिट लेगा, थोड़ा बहुत डिपॉजिट लेगा. ऑफिसर बताएगा कि भाई इतना इतना अमाउंट आपको क्या करना है, प्री बिड डिपॉजिट करना है, प्री बिड डिपॉजिट करना है. ठीक है. तो आप पार्टिसिपेशन के लिए कुछ प्री बिड डिपॉजिट लगेगा जो ऑफिसर उनको बताएगा, जो रिटर्न हो जाएगा किसको, अनसक्सेसफुल बिडर्स को. अनसक्सेसफुल बिडर्स मतलब कि जिनका बिड नहीं लगा यहाँ पे, उन लोगों को रिटर्न कर देंगे पैसे. ऑफिसर नहीं रखेगा, वो डिपॉजिट लिया था उसने, बट यहाँ पे किसी ने बिड लगा दी और बाद में पेमेंट नहीं किया, तो फिर उसके पैसे को फोरफिट कर लेंगे. ऑब्वियसली उसके पैसे को क्या कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा. द ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस टू सक्सेसफुल बिडर requiring him to make payment within a period of 15 days from the date of auction. और यहाँ पे जो सक्सेसफुल बिडर है उसको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा. 15 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना है, पेमेंट करना है, उसको पेमेंट करना है. प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिटेन और सीज गुड्स आर पेरिशेबल हैजार्डियस नेचर के और लाइकली टू डेप्रिशिएट इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम, द सेट पीरियड ऑफ 15 डेज मे बी रिड्यूस बाय प्रॉपर ऑफिसर. पता नहीं वो गुड्स खराब हो जाएंगे, वापस वो आएगा ही नहीं, कोई भरोसा नहीं है, तो ऑफिसर उसका टाइम रिड्यूस कर सकता है. तो यहाँ पे कितने दिन का टाइम देगा, 15 दिन का टाइम देगा. ऑक्शन से 15 दिन के टाइम देगा किसको, जहां वो बिडर था, जो सक्सेसफुल बिडर था, आओ भाई पैसे दो. On payment of full bid amount, the proper officer shall transfer the possession and ownership of the goods. Goods का possession भी, goods की ownership भी transfer कर दी जाएगी of the said goods or conveyance to the successful bidder and issue a certificate. तो वो ऑफिसर क्या कर देगा, यहाँ पे जो भी गुड्स है उसका जो भी कन्वेंस है, जो भी मिड बिडर था, ऑब्वियसली उसको क्या कर देगा, पोजेशन भी ट्रांसफर कर देगा, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देगा. The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or where the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids. अब ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कोई बिड रिसीव नहीं हुई, या उसको लगता है कि नहीं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नहीं है, यहाँ पे लोग आज ऑडियंस ज़्यादा नहीं थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, या लो बिड्स हो रही है, तो ऑफिसर के पास बिल्कुल पावर है, वो री ऑक्शन करवा सकता है. ये वाली प्रोसेस को कैंसिल करके वो क्या कर सकता है, री ऑक्शन करवा सकता है. Where appeal has been filed by the person under the provisions of subsection 1 read with subsection 6 of 107. हमने देखा था अपील्स के चैप्टर में, ठीक है. अपील्स के चैप्टर में आप अपील करते हो, आपको प्री डिपॉजिट करना होता है 25%, आपको याद हो तो. द प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ penalty by way of sale of goods or conveyance detained in transit under this rule shall be deemed to be stayed. अब ऑब्वियसली आप अपील में गए हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एससीसी कहाँ पे गया हुआ है, अपील में गया हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे ऑफिसर नहीं कि भाई वो वहाँ पे अपील चल रही है, यहाँ पे उसके गुड्स बेच दिया, नहीं, यहाँ पे वो प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएगी, स्टे करनी पड़ेगी. वो स्टे करनी पड़ेगी कब, अगर आपका क्या आप गया है, यहाँ पे आपने पेनल्टी इंपोज करी थी और यहाँ एसएससी किस में गया, अपील में गया, तो उस केस में यहाँ की जो प्रोसीडिंग्स रहेगी वो क्या रहेगी, आपने ये जो आपकी ऑक्शन की प्रोसीडिंग्स रहेगी ये क्या करनी पड़ेगी, स्टे करनी पड़ेगी. प्रोवाइडेड दैट दिस सब रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पेरिशेबल और हैजार्डियस नेचर. ऑब्वियसली पेरिशेबल हैजार्डियस के में ये बिल्कुल भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, उस केस में अपील में आप जा भी नहीं सकते. ठीक है, तो ये हो गई, यहाँ पे हमने पढ़ा रूल 144. ये किस चीज़ के लिए था, जो पेनल्टी, यहाँ पे रिकवरी ऑफ पेनल्टी जो गवर्नमेंट को आपसे करनी है, आपके गुड्स बेच के, आपके गुड्स को कन्वेंस को बेच के, उससे रिलेटिंग प्रोसीजरल पार्ट था, यहाँ पे प्रोसीजरल पार्ट था. ठीक है, क्विकली देखेंगे ये क्या हमने पढ़ा, यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा फटाफट आपका. अब देखो क्या बात हुई थी भाई, आपको यहाँ इन्होंने क्या बोला था कि आप 15 दिन, आपको जब भी ऑर्डर मिला था उसके 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करने के लिए बोला था, या ओनर आ जाए या ट्रांसपोर्टर आ जाए, दोनों भी नहीं आए. तो अब ऑफिसर को आपके गुड्स क्या करने हैं, बेचने, आपके गुड्स सेल करने, डिस्पोज ऑफ करने. तो ऑफिसर यहाँ पे सबसे पहले तो इन्वेंट्री प्रिपेयर करेगा, इन्वेंट्री एस्टिमेट करेगा, मार्केट वैल्यू आपके गुड्स की कन्वेंस की, आपके गुड्स की कन्वेंस की.
और 15 दिन का पीरियड रिड्यूस होगा हर जगह पे, कहाँ पे, पेरिशेबल हैजार्डियस नेचर के गुड्स हैं या गुड्स लाइकली टू डिप्रिशिएट इन वैल्यू है, ठीक है। जहाँ भी पीरियड दिया हुआ है वहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं ऑफिसर, जो भी लगता है ऑफिसर को। तो ऑफिसर ने क्या किया भाई, इन्वेंट्री बना लिया बेचने के लिए, आपके गुड्स की मार्केट वैल्यू निकाल दी, गुड्स की, कन्वेंस की, दोनों की। उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्शन की प्रोसेस करेगा, ऑक्शन की प्रोसेस करेगा इंक्लूडिंग ई ऑक्शन करेगा। उसके लिए वो नोटिस इशू करेगा जिसमें क्लियरली इंडिकेट करेगा कि कौन से गुड्स और कन्वेंस को उसको बेचना है और उसका पर्पस क्या है उसको बेचने का, उसका पर्पस क्या है उसको बेचने का। अब क्या हुआ, यहाँ पे ओनर या ट्रांसपोर्टर आ गया, पेनल्टी भी दे दी, एक्सपेंसेस भी पे कर दिए, हैंडलिंग एक्सपेंसेस, कस्टडी में रखने के एक्सपेंसेस, सब कुछ पे कर दिए आफ्टर द टाइम पीरियड मेंशन इन सब रूल 1, मतलब कि 15 दिन बाद। बट नोटिस यहाँ ऑक्शन की नोटिस के पहले 15 दिन के बाद, 15 दिन ऑफ द ऑर्डर, जो 129(3) का ऑर्डर था उसके 15 दिन के बाद, बट यहाँ पे ऑक्शन की नोटिस के पहले वो आ गया, उसने सब कुछ पे वे कर दिया। तो उस केस में ऑफिसर क्या करेगा, कैंसिल कर देगा ऑक्शन की प्रोसेस जो उस यहाँ पे करने वाला था और रिलीज कर देगा गुड्स, रिलीज कर देगा गुड्स। अब ठीक है, ये तो अगर ओनर आ गया तो, अदरवाइज तो आपने नोटिस इशू करी दी थी, किस चीज के लिए नोटिस, ऑक्शन इंक्लूडिंग ई ऑक्शन के लिए नोटिस इशू की हुई है। तो उसमें उस नोटिस के लिए यहाँ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड क्या रहेगा, 15 दिन। मैक्सिमम क्या दोगे आप यहाँ पे, इट शुड नॉट बी अर्लियर देन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। मिनिमम 15 डेज आपको देने, मिनिमम 15 डेज देने। अगेन ये 15 डेज की टाइम लिमिट पेरिशेबल हैजार्डियस नेचर ऑफ गुड्स पे नहीं अप्लाई होती है। उसके बाद ऑफिसर क्या करेगा, सबसे प्री बिड डिपॉजिट लेगा, प्री बिड डिपॉजिट लेगा, फिर अनसक्सेसफुल बिडर्स को वो वापस कर देगा, फोरफिट कर लेगा सक्सेसफुल बिडर का, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो, पेमेंट नहीं करता। अब पेमेंट लेकर कुछ टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा सक्सेसफुल बिडर को। कितने दिन का टाइम दिया जाएगा, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्शन, डेट ऑफ ऑक्शन से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा उसको, 15 दिन का। अगेन हैजार्डियस पेरिशेबल गुड्स के नेचर पे ये नहीं अप्लाई होता है। अब पेमेंट, फुल बिड का पेमेंट कर दिया तो पोजेशन किसका होगा गुड्स का, यहाँ पे ओनरशिप किसकी होगी, ऑब्वियसली बिडर की, उसको ट्रांसफर कर दी जाएगी यहाँ पे। और उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी देगा डिपार्टमेंट, उसको एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देगा। ऑफिसर कैंसिल कर देगा प्रोसेस और प्रोसीड करेगा री ऑक्शन के लिए, अगर उसको क्या लगता है कि भाई यहाँ पे बरोबर बिड आई नहीं है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन बरोबर नहीं था, या यहाँ पे क्या हुई है, बहुत ही लो बिड्स आई हैं, तो उस केस में ये क्या करेगा, वो वापस से री ऑक्शन करवाएगा, ये वाली प्रोसेस कैंसिल करके री ऑक्शन कराएगा। अब अगर एसएससी अपील में गया तो उस केस में यहाँ जो अगर प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं सारी, ये क्या कर दी जाएगी, ये इसको स्टे लग जाएगा, बट अगेन पेरिशेबल हैजार्डियस नेचर पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि बाद में तो गुड्स खराब हो जाएंगे, ओनर बोलेगा मेरे को देना ही नहीं, मेरे को पैसे देना ही नहीं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये 144A पढ़ा। प्रोसीजरल रूल था हमारा ये वाला, एक 129 से रिलेटेड एक और प्रोसीजरल रूल है, देखेंगे। डिस्पोजल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। द अमाउंट्स और रियलाइज, जो भी पैसा आया किससे, या तो ये जो सेल किया आपने गुड्स या कन्वेंस, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवरी ऑफ ड्यूज के लिए है डिफॉल्टर के, या इस यहाँ बात करें तो फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी अंडर 129(3), तो 129(3) सेक्शन के लिए भी अप्लाई होता है यहाँ पे। तो जो भी पैसा रियलाइज हुआ, ठीक है, गुड्स बेच के, कन्वेंस बेच के, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी उसकी बेच के फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज वाले सेक्शन के लिए अगर किया तो वहाँ भी ये रूल अप्लाई होता है, और फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 129(3). अब वो जो पैसा आया उसका क्या करना है, सबसे पहला अप्रोप्रिएशन क्या होगा, इट फर्स्ट बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रिकवरी प्रोसेस। ये रिकवरी प्रोसेस से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगी उसके लिए सबसे पहले लग जाएगा, जो भी ऑक्शन कंडक्ट करने में और ये सारे में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगी उसमें फर्स्ट अप्रोप्रिएशन होगा। नेक्स्ट, टू बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट अमाउंट टू बी रिकवर्ड और टू द पेमेंट ऑफ पेनल्टी पेएबल अंडर सेक्शन 129(3) एज द केस में भी। नेक्स्ट कहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, जो भी उससे अमाउंट रिकवर करना था, या जो भी उससे यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भी पेनल्टी उसकी पेएबल आती है उसके अगेंस्ट, जो भी पेनल्टी का पेमेंट था उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद भी पैसा बच गया, ज़्यादा बढ़िया ऑक्शन हो गया, बहुत बढ़िया पैसे आ गए। नेक्स्ट, बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट एनी अदर अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर under this act or under IGST Act or UTGST Act or any of the SGST Act and the rules made thereafter। तो यहाँ पे GST Act के अंदर कहीं भी CGST, SGST, UTGST, IGST कहीं पे भी ऐसा लगता है कि इससे पैसा लेने का है, कोई भी अमाउंट ड्यू है, वहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। डिफॉल्टर है ही, कहीं भी पैसे नहीं दिया होगा तो वो पैसा वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद भी पैसा बच गया, सो द बैलेंस इफ एनी शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स और कन्वेंस एज द केस में भी। तो वो पैसा क्या कर देंगे भाई, क्रेडिट कर देंगे। कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। किसके, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर किसका, ओनर का, यहाँ पे, ठीक है, ओनर
of the goods or of the conveyance as the case may be, and in case person is registered under this act. अगर registered है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा. अगर person registered नहीं है उस केस में where the said person is not required to be registered under this act, the said amount shall be credited to the bank account of the person concerned. तो नहीं तो उसके बैंक अकाउंट में कर देंगे, नहीं तो उसके बैंक अकाउंट में कर देंगे. Where it is not possible to pay the balance of sale proceeds as per clause D of subrule 1 to the person concerned within a period of 6 months from the date of sale of such goods or conveyance, or such further period as the officer may allow, such balance of sale proceeds shall be deposited with the consumer welfare fund. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पैसा ओनर को आप दे ही नहीं पा रहे हो. कब तक नहीं दे पा रहे हो? 6 महीने बीत गए. यहाँ पे आपके 6 महीने बीत गए या आपका पीरियड एक्सटेंशन हुआ, वो भी नहीं हो पाया. आप ओनर को पैसे नहीं दे पा रहे हो. तो उस केस में क्या बोला गवर्नमेंट ने? भाई गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसे आप नहीं पे कर पा रहे हो तो वो पैसा आप कहाँ जाएगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चले जाएगा. ठीक है, उस केस में वो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चले जाएगा. फॉर एग्जांपल वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है और समथिंग लाइक दैट. सो जहाँ पे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, किसको? यहाँ पे ओनर ऑफ द गुड्स को या ओनर ऑफ द कन्वेंस को. 6 मंथ्स चले गए, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस. सो या फर्दर पीरियड, उस केस में बैलेंस क्या कर दिया जाएगा? डिपॉजिट कर दिया जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के साथ. तो यहाँ पे हमारी क्या बात हुई कि जो भी पैसा आया, कैसे पैसा आया? सेल ऑफ गुड्स से, कन्वेंस से, या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमारी बेचते हैं हम रिकवरी ऑफ ड्यूज के लिए, वहाँ का पैसा आया. या आप ये यहाँ पे किस में यूज होगा? या रिकवरी ऑफ पेनल्टी के लिए जो पैसा आया, तो सबसे पहले उसको कहाँ अप्रोप्रिएट करना है? सबसे पहले अप्रोप्रिएट करोगे, आपने जो गुड्स कन्वेंस बेचे उसका जो पैसा है आप अप्रोप्रिएट कहाँ पे करोगे? सबसे पहले अप्रोप्रिएट करोगे टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो रिकवरी प्रोसेस के लिए है वो. सेकेंड कहाँ पे अप्रोप्रिएट करोगे? नेक्स्ट, अमाउंट टू बी रिकवर्ड फॉर और टू द पेमेंट ऑफ पेनल्टी, जो भी आपकी पेनल्टी बनती थी या जो आपका जो अमाउंट टू बी रिकवर्ड था वहाँ पे. ठीक है, उसके लिए वो पैसा अप्रोप्रिएट होगा. थर्ड अप्रोप्रिएशन किस चीज के लिए होगा? यहाँ पे नेक्स्ट टू बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट एनी अदर अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर अंडर दिस एक्ट. ठीक है, जहां भी उसका अमाउंट ड्यू था इस एक्ट के अंडर, कहीं भी उसका अमाउंट ड्यू आता है तो वहां पे अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा वो पैसा जो फिर उसके बाद बचेगा वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कर दिया जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड है तो. बट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके बैंक अकाउंट में चल जाएगा. बट वो अगर उसको 6 महीने बाद तक भी ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं या एक्सटेंडेड पीरियड तक भी ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो पैसा क्या होगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, तो जो भी अमाउंट हम रियलाइज करते हैं सेल ऑफ गुड्स से, कन्वेंस से, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ बेच के, जो भी फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज के लिए, जो हमने रिकवरी ऑफ ड्यूज वाला सेक्शन पढ़ा था वहाँ के लिए, फ्रॉम अ डिफॉल्टर या रिकवरी ऑफ पेनल्टी के लिए अंडर सेक्शन 129(3), तो उस केस में जो पैसा आएगा फर्स्ट टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेकेंड जो पैसा है वो टुवर्ड्स जो भी उसका अमाउंट ड्यू था वो रिकवरी के लिए या पेमेंट ऑफ पेनल्टी के लिए. थर्ड कहाँ पे करेंगे हम? जो भी अमाउंट उसका ड्यू है अंडर दिस एक्ट कहीं भी, उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा. फोर्थ जो बैलेंस बचेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसके डाल देंगे. रजिस्टर्ड है तो, नहीं तो बैंक अकाउंट में 6 महीने में भी वो ट्रेस नहीं हुआ या सच एक्सटेंडेड पीरियड में, तो उस केस में पैसा क्या किया जाएगा? डिपॉजिट कर दिया जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में. तो ये रूल 154 पढ़ा हमने. ठीक है, तो सेक्शन 129 हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट और उसके साथ के रिलेटेड रूल्स. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेक्शन 130 कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी. क्या बात हो रही है? आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जाएगा या कन्वेंस को और पेनल्टी लगाई जाएगी, उसकी बात है. देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 130. वेयर एनी पर्सन, क्या किया आपने ये पांचों में से कुछ तो गड़बड़ करी. क्या किया आपने? कब अट्रैक्ट होगा सेक्शन 130? आपने सप्लाई किया या रिसीव किया कोई गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर विद द इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स. क्या इंटेंशन था? विद द इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स. टैक्स का पेमेंट इवेड करने के लिए आपने गुड्स सप्लाई किए या रिसीव किए इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर. ठीक है, आपने या तो गुड्स सप्लाई किए या रिसीव किए इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. जो बोलता है जीएसटी एक्ट आपने बात नहीं मानी, आपने कॉन्ट्रावेंट किया. सप्लाई किया चाहे रिसीव किया, आपने कॉन्ट्रावेंट किया. क्या? प्रोविजंस एक्ट के या रूल्स के. इंटेंशन बड़ा खराब था आपका. क्या इंटेंशन था आपका? इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स. या तो ये किया, या does not account for any goods on which he is liable to pay tax. बुक्स में अकाउंटिंग ही नहीं करी. गुड्स आने दो, जाने दो, गुड्स की अकाउंटिंग ही नहीं करी. does not account for the goods जिसमें टैक्स पे करना है, जिस पे उसकी लाइबिलिटी आती है टैक्स पे करने की, वो गुड्स को उसने बुक्स में अकाउंटिंग ही नहीं करी.
सप्लाई एनी गुड्स लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी, गुड्स सप्लाई कर रहा है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया। Contravenes any of the provisions of the act or rules made thereunder with the intent to evade payment of tax। इंटेंशन बहुत खराब है। कॉन्ट्रावेन किया कोई भी प्रोविजंस, किस चीज का, उसका इंटेंशन क्या था? विद द इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention of the provisions of the act or rules made thereunder। क्या किया उसने? कोई भी कन्वेंस यूज किया जिसमें वो गुड्स लेकर के जा रहा है, वो कन्वेंस को उसने यूज किया इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, अनलेस द ओनर ऑफ कन्वेंस प्रूव्स दैट इट वाज सो यूज्ड विदाउट नॉलेज और कन्वीनियंस ऑफ द ओनर हिमसेल्फ, हिज एजेंट इफ एनी एंड द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। बट यहाँ पे कन्वेंस का ओनर क्या बोलता है कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को बिना बताए यूज किया गया, तब ये अप्लाई नहीं होगा। या आपने यहाँ पे क्या किया? ये पांचों में से कुछ भी किया। क्या किया आपने? फर्स्ट, सप्लाई किया, रिसीव किया गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दैट। इंटेंशन बड़ा खराब। इंटेंशन क्या था? इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। सेकेंड, अकाउंट फॉर ही नहीं किया गुड्स, जिस गुड्स पे लाइबिलिटी बनती है टैक्स की, अकाउंट फॉर ही नहीं किया। गुड्स अप्लाई कर रहे हो, अब रजिस्ट्रेशन से अप्लाई किए बिना, रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए बिना कॉन्ट्रावेंट किया कोई भी प्रोविजन एक्ट का, कोई भी रूल्स। इंटेंशन बड़ा खराब था, इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। या कोई कन्वेंस को यूज किया आपने गुड्स लेके जाके और कॉन्ट्रावेंशन पे यूज किया। वो कन्वेंस को आपने कैसे यूज किया? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर किया। ठीक है, ये कब अप्लाई होगा? जब यहाँ पे भाई अभी ये कभी अप्लाई नहीं होगा। ओनर ने बोला मेरे तो पता ही नहीं था, मेरे नॉलेज के बिना किया, तो फिर अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज होगा। तो उस केस में क्या होगा? देन ऑल सच गुड्स एंड कन्वेंस शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड पर्सन शैल बी लायबल टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 122। तो उस केस में आपके जो भी गुड्स हैं उनको कॉन्फिस्केट कर लेगा डिपार्टमेंट, आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर देगा, एंड जो पर्सन है उसको क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी, जो 122 में देखी वो। तो आपके सारे गुड्स को क्या करेगा यहाँ पे डिपार्टमेंट? कॉन्फिस्केट कर लेगा। आपके गुड्स को, आपके कन्वेंस को कॉन्फिस्केट कर देगा, आपके गुड्स को, आपके कन्वेंस को कॉन्फिस्केट कर लेगा। वेयर एवर कॉन्फिस्केशन ऑफ एनी गुड्स और कन्वेंस इज ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट, the officer adjudicing it shall give the owner of the goods an option to pay in lieu of confiscation such fine as the officer thinks fit। तो जब भी कॉन्फिस्केशन हो सकता है, यहाँ पे ये पांचों भी सर्कमस्टांसेस में आपके कॉन्फिस्केशन हो सकता है गुड्स का, तो उस केस में आपको ऑफिसर बिल्कुल ऑप्शन देगा क्या? कि भाई आप पेनल्टी पे कर दो इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन। पेनल्टी या फाइन जो भी है आप पे कर दो यहाँ पे, टू पे इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन सच फाइन एज द ऑफिसर में थिंक फिट। तो जो भी फाइन बनता है वो आप पे कर दो, तो उस केस में वो कॉन्फिस्केशन नहीं करेंगे। हाउएवर द अमाउंट ऑफ फाइन, जो फाइन का अमाउंट है, शेल नॉट एक्सीड मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड लेस द टैक्स चार्जेबल देयर ऑन। फाइन कितना होगा? मैक्सिमम फाइन क्या बोल दिया? जो भी गुड्स का मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स। भाई गुड्स का मार्केट वैल्यू यहाँ पे आ रहा है कितना? फॉर एग्जांपल 1 करोड़, माइनस टैक्स आता है 20 लाख रुपए, तो 80 लाख रुपए से ज्यादा का फाइन नहीं रहेगा। सो अमाउंट ऑफ फाइन क्या बोला उन्होंने? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स चार्जेबल देयर ऑन। सो द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड लेस द टैक्स चार्जेबल देयर ऑन। Further, at the same time, the aggregate of fine penalty leviable shall not be less than penalty equal to 100% of tax payable on such goods। ठीक है, तो एग्रीगेट ऑफ पेनल्टी शेल नॉट बी लेस देन, मिनिमम पेनल्टी कितनी रहेगी? 100% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। जितना यहाँ पे टैक्स आता है उतनी कम से कम फाइन और पेनल्टी तो आएगी, उतनी पेनल्टी तो आएगी कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया? मैक्सिमम भी बता दिया, मिनिमम भी बता दिया। मैक्सिमम पेनल्टी आपकी कितनी है? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स। मिनिमम पेनल्टी कितनी है? जितना टैक्स बनता है 100% ऑफ टैक्स। जहां पे भी कॉन्फिस्केशन रहता है वहां वो ऑप्शन देगा कि भाई फाइन पे कर दो, कॉन्फिस्केट नहीं करता, फाइन पे कर दो, कॉन्फिस्केट नहीं करता। मैक्सिमम पेनल्टी कितना, मैक्सिमम फाइन कितना लगा सकता है? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स। और मिनिमम कितनी लगेगी? 100% ऑफ टैक्स पेएबल, 100% ऑफ टैक्स पेएबल। सबसेक्शन 3 अभी ओमिट हो गया, आगे पढ़ेंगे। No order for confiscation of the goods or conveyance for imposition of penalty shall be issued without giving the person opportunity of being heard। opportunity of being heard obviously दिए बिना क्या आपके गुड्स को क्या नहीं कर सकते? ना कॉन्फिस्केट कर सकते यहाँ पे, ना आपके कन्वेंस को भी वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। वेयर एनी गुड्स और कन्वेंस आर कॉन्फिस्केटेड अंडर दिस एक्ट द टाइटल ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस देयर अपॉन शैल वेस्ट विद द गवर्नमेंट। कॉन्फिस्केशन में क्या होता है?
कॉन्फिस्केशन में गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। वो गुड्स किसके हो गए? गवर्नमेंट के हो गए। अब वो टाइटल ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस जो है वो किसके हो जाते हैं? गवर्नमेंट के हो जाते हैं। डिटेंशन में क्या होता है? आपके गुड्स डिटेन करके रखे, आपने पेनल्टी दे दी, वो आपको गुड्स दे देते हैं, वो गुड्स का टाइटल तभी तक ट्रांसफर नहीं होता है। कॉन्फिस्केशन में गुड्स कॉन्फिस्केट करके लेके गए, उसके बाद गुड्स का टाइटल किसका हो जाता है? गवर्नमेंट का हो जाता है। टाइटल ऑफ द गुड्स, कन्वेंस का टाइटल भी किसका हो गया? गवर्नमेंट का हो गया, अगर उन्होंने कॉन्फिस्केट करके आपके लेके गए तो। The officer adjudicating confiscation shall take and hold possession of things confiscated, and every officer of police on requisition of such proper officer shall assist him in taking and holding such possession। तो यहाँ पे जो ऑफिसर कर रहा है कॉन्फिस्केशन वो क्या करेगा? लेके जाएगा, होल्ड करेगा पोजेशन, जो भी थिंग्स उसने कॉन्फिस्केट करी, और पुलिस के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको क्या करना है? उसको असिस्ट करना है वो गुड्स क्या टेक ले जाने में, होल्ड करने में। The proper officer may, after satisfying himself that confiscated goods or conveyance are not required in any other proceeding under this act, and after giving reasonable time not exceeding 3 months to pay fine in lieu of confiscation, dispose such goods or conveyance and deposit the sale proceed thereof to the government। तो अब यहाँ क्या हुआ? ऑफिसर को लग रहा है कि भाई ठीक है, अब ये जो गुड्स मैंने कॉन्फिस्केट किया था, कन्वेंस जो कॉन्फिस्केट किया था, अब ये कोई काम वाम नहीं आना है, प्रोसीडिंग्स में कोई इसका मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में, और आपको उन्होंने कितना टाइम दिया? 3 महीना दिया था कि क्या आप कर सकते हो? कॉन्फिस्केशन पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन होता है। फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, ऑफिसर ने बताया था इतना इतना फाइन आप पे कर दो, आपको वो फाइन आपने नहीं पे किया, 3 महीने ऑफिसर ने वेट किया, उसके बाद उसको लगता है कि उसको कोई काम नहीं है गुड्स का, कन्वेंस को, तो वो क्या कर सकता है? बेच सकता है उसको और डिपॉजिट करेगा सेल प्रोसीड्स किसको? गवर्नमेंट को सेल प्रोसीड्स डिपॉजिट कर देगा। गवर्नमेंट को सेल्स प्रोसीड्स क्या कर देगा? डिपॉजिट कर देगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ काम आपने किए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में बेटा कि भाई ठीक है कॉन्फिस्केशन कब होता है एंड ऑल दैट, मिनिमम यहाँ पे फाइन क्या रहेगा, मैक्सिमम फाइन क्या रहेगा एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे ये 5 में से कोई चीज़ हुई तो आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जाएगा, कन्वेंस को किया जाएगा, ठीक है, और आपके ऊपर फाइन यहाँ पे क्या रहेगा देखेंगे वो सब चीज़ें। तो अभी सबसे पहले कॉन्फिस्केशन कभी अट्रैक्ट होता है? 5 चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट, आपने सप्लाई किया, रिसीव किया गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स, इंटेंशन बड़ा खराब, इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स है। या सेकेंड बात क्या की आपने अकाउंट फॉर ही नहीं किया कोई गुड्स, डज नॉट अकाउंट फॉर एनी गुड्स जिसपे आपको टैक्स पे करने की लायबिलिटी थी। थर्ड, आपने क्या किया? सप्लाई कर दिया गुड्स विदाउट अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, विदाउट बीइंग अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। फोर्थ, कॉन्ट्रावेंट किया कोई भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या रूल्स विद द इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स। और फिफ्थ, आपने यूज किया कन्वेंस एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिज ऑफ द गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स। बट अगर ओनर को नहीं पता है तो बात अलग है, फिर नहीं होगा ये अप्लाई। तो इस केस में क्या होगा? सारे गुड्स आपके और कन्वेंस को क्या कर दिया जाएगा? कॉन्फिस्केट किया जाएगा, और पर्सन को पेनल्टी लगेगी। एक तो पेनल्टी लगेगी कहाँ की? 122 की पेनल्टी तो लगनी ही लगनी है, 122 की पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। अब क्या हुआ? ऑफिसर आपको हमेशा ऑप्शन देगा कि कॉन्फिस्केशन की जगह फाइन पे कर दो। मैक्सिमम फाइन कितना है? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स। मिनिमम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट जितना उस पर टैक्स पेबल है वो आपका मिनिमम यहाँ पे क्या रहेगा? फाइन रहेगा। आपने फाइन पे कर दिया तो ऑफिसर को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपके यहाँ पे गुड्स को क्या करेगा? कॉन्फिस्केट नहीं करेगा। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है क्या? बिल्कुल देना है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होगा। कॉन्फिस्केशन के केस में टाइटल ऑफिसर का हो गया, गुड्स ऑफिसर के हो गए, ठीक है। कॉन्फिस्केट करके ले गया, उसके गुड्स किसके हो गए? ऑफिसर के हो गए। उसने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी, रीजनेबल टाइम दिया आपको कि फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन दे दो, आपने नहीं किया। उस केस में ऑफिसर क्या करेगा? गुड्स को बेच देगा। पैसे का क्या करेगा? अब तो ऑफिसर के गुड्स है, वो पैसा क्या करेगा? वो डिपार्टमेंट को यहाँ पे सेल प्रोसीड डिपॉजिट कर देगा। अब टाइटल ही उसका हो गया, गुड्स ही उसके हो गए, जो पैसे हो गए वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। पैसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉन्फिस्केशन में यहाँ पे क्या हो गया? टाइटल ओनरशिप ही ट्रांसफर हो गई, गुड्स ही उनके हो गए, वो लेके गए तो, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रहे हैं फाइन पे कर दोगे तो आपको गुड्स मिल जाएंगे, फाइन पे कर दोगे तो आपको गुड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, पर आपने फाइन नहीं पे किया तो गुड्स उनके हो गए, बेचेंगे वो, पैसा वो उनके पास रख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इनमें से कुछ चीजें की तो आपके गुड्स को क्या कर देंगे? कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर के अमेंडमेंट देखेंगे। छोटा सा अमेंडमेंट है यहाँ पे, प्री डिपॉजिट हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो उसी से रिलेटेड एक चीज ऐड हुई है यहाँ पे। सो प्री डिपॉजिट ऑफ 25% ऑफ पेनल्टी अमाउंट अपील फाइल टू ए अगेंस्ट पेनल्टी ऑर्डर पास फॉर रिलीज ऑफ डिटेन सीज गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। तो जो जैसे आपने देखा सेक्शन 129 में जो अमेंडमेंट हुए है, सेक्शन 129(3) में जो अमेंडमेंट हुए है, पेनल्टी जहाँ स्पेसिफाई किया हो गया है, तो
यहाँ पे उसी से रिलेटेड यहाँ पे अमेंडमेंट आया, देखते हैं क्या अमेंडमेंट है। सबसे पहले तो ये देखो, ये तो ऑलरेडी था, सेक्शन 1076 हमने देखा था, अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट, क्या प्री डिपॉजिट करना है। सो द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट टू बी मेड बाय एपिलेट फॉर फाइलिंग अपील टू एपिलेट अथॉरिटीज कंप्यूटेड एज अंडर, क्या रहेगा द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फीस, पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम द इम्पंज ऑर्डर एज एडमिटेड बाय द एपिलेंट। सो जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स है, इंटरेस्ट है, फाइन है, फीस है, पेनल्टी है, जो भी अराइज हो रहा है फ्रॉम as admitted by the appellant, या and 10% of remaining amount of tax and dispute। तो भाई जो आपने यहाँ पे क्या एडमिट कर दिया, एपिलेट बोल रहा है कि भाई इतना अमाउंट तो टैक्स बनता है, वो खुद ही एडमिट कर रहा है, तो वो तो पूरा पे कर दो। प्री डिपॉजिट क्या होता है, वो तो आपको पूरा ही पे करना है, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट जो भी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे एडमिट कर रहे हो। और जो डिस्प्यूट का अमाउंट होता है उसका 10% पे करना होता है। 10% of remaining amount of tax and dispute arising from the order subject to maximum of 25 करोड़, 25 करोड़ CGST का, 25 करोड़ SGST का, टोटल 50 करोड़, ये हमारी बात हुई थी। ठीक है, तो इसमें इतने में तो कोई चेंज नहीं। जो प्री डिपॉजिट है, अगर आपको एपिलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल करनी तो कुछ प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। प्री डिपॉजिट का अमाउंट क्या है कि भाई जो भी आपने एडमिट कर लिया वो तो फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फीस, पेनल्टी पे कर दोगे, एक चीज। सेकंड, जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, उसका 10%, उसका 10%। मैक्सिमम CGST 25 करोड़ पे करना है आपको, और IGST 50 करोड़ पे करना है, 50 करोड़ पे करना है। ठीक है, ये हमारी ऑलरेडी बात हुई थी। ठीक है, तो ये जो 10% अमाउंट है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 25 करोड़ CGST, और 25 + 25 50 टोटल अमाउंट है, टोटल IGST अमाउंट। ठीक है, CGST प्लस SGST पे करना है, तो 25 + 25 है। अब यहाँ पे एक प्रोविजन इंसर्ट किया। प्रोविजन इंसर्ट क्यों किया और क्या प्रोविजन इंसर्ट किया देखते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22 अ प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड टू सबसेक्शन 6 दैट no appeal shall be filed to A against order under section 129(3) unless a sum equal to 25% of penalty has been paid by the appellant। क्या बोल दिया, 25% ऑफ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ऑफिसर ने भाई यहाँ पे पेनल्टी का ऑर्डर दिया अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 डिटेंशन में। अब उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपील फाइल कर रहे हो एपिलेट अथॉरिटी को, तो उस केस में डिपॉजिट कितना करना है, उस केस में 10% नहीं करना है, उस केस में 25% ऑफ पेनल्टी करना है। कितना करना है, 25% ऑफ द पेनल्टी जो है वो आपको क्या करना है, प्री डिपॉजिट करना है, प्री डिपॉजिट करना है। सो द अमेंडमेंट इज सब्सिक्वेंट टू अमेंडमेंट इन सेक्शन 129(3) which provides that in case of detention, seizure and conveyance during transit only penalty is payable for release of goods। सेक्शन 129(3) बताता है कि भैया क्या ऑफिसर बताएगा, स्पेसिफाई करेगा अमाउंट ऑफ पेनल्टी, तो वो क्या बोलता है, पेनल्टी बताएगा। कॉन्सिक्वेंटली अ फॉरसेट प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड व्हिच प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ अपील फाइल, अगर आप अपील फाइल करते हो अगेंस्ट पेनल्टी ऑर्डर पास फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, पेनल्टी ऑर्डर जो पास किया उसके अगेंस्ट अपील फाइल करते हो, उस केस में प्री डिपॉजिट अमाउंट विल बी 25% ऑफ द पेनल्टी। उस केस में प्री डिपॉजिट अमाउंट क्या रहेगा, 25% ऑफ पेनल्टी रहेगा। ठीक है, प्री डिपॉजिट अमाउंट क्या रहेगा, 25%। जनरली क्या होता है, बाकी सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील फाइल करते हो तो 10% जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है, इसमें क्या रहेगा, 25% रहेगा, 25% रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन 107 सब सेक्शन 6 हमने देखा था, उसमें एक प्रोविजन इंसर्ट हुआ है। ठीक है, 1076 क्या बोलता था, एपिलेट अथॉरिटी को आपको अपील फाइल करनी है तो आपको प्री डिपॉजिट क्या करना पड़ेगा, भाई जो भी अमाउंट, फुल अमाउंट है टैक्स का, इंटरेस्ट का, फाइन का, पेनल्टी का, वो फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा, और जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10%, जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10%। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 25 करोड़ CGST की, 25 करोड़ SGST की, 25 करोड़ CGST की, 25 करोड़ SGST की। ठीक है, अब इसमें प्रोविजन सेट किया जिसने क्या बोला कि भाई 25% पेनल्टी का, जो भी यहाँ पे 129(3) के अगेंस्ट आप कर रहे हो अपील, तो क्या बात कर दी उन्होंने कि 25% जो पेनल्टी का है वो क्या करना पड़ेगा, आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। इतना ही यहाँ पे इंसर्ट हुआ है बेटा, ये देखो मैंने मेन बुक ओपन करी है, आप यहाँ पे कर सकते हो, मेन बुक में यहाँ पे आप ये सी पॉइंट ऐड हुआ है, ये अमेंडमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद हो तो इसके आगे की बात करते हैं, अमेंडमेंट तो इतना ही है, इसके आगे की बात करते हैं। सेक्शन 112 जो था वो किस चीज के लिए बोलता था, अगर ट्रिब्यूनल के पास आपको अपील फाइल करनी है तो उस केस में क्या डिपॉजिट करना होता है, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फीस, पेनल्टी जो भी आप क्या करते हो एडमिट करते हो, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है टैक्स एंड डिस्प्यूट उसका 20%, उसका 20%। यहाँ पे ऐसा कुछ 129(3) वाला प्रोविजन नहीं आया, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। तो फॉर एग्जाम्पल आप 129(3) वाले जो ऑर्डर था, ठीक है, आपको जो ऑर्डर मिला था उस पेनल्टी के अगेंस्ट अपील में गए, तो पहले तो आपने क्या करना है, प्री डिपॉजिट 25% करना है, यहाँ पे 25% करना है, वहां पे नहीं हुआ, आगे जाना पड़ा आपको, ट्रिब्यूनल पे जाना पड़ा, तो और 20% ऑफ रिमेनिंग टैक्स एंड डिस्प्यूट करना पड़ेगा,
और 20% जो भी रिमेनिंग टैक्स इन डिस्प्यूट है आपको वो करना पड़ेगा। आपका पूरा ही अमाउंट डिस्प्यूटेड है तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको 45% तक के पे करना पड़ेगा। क्यों? इट इज एन एडिशन टू द अमाउंट डिपॉजिट बिफोर ए। यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है 112A में वो क्या, इट इज एन एडिशन टू अबव अमाउंट, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ व्हाट, 50 करोड़ रहता है। 50 करोड़ सीजीएसटी है, 50 करोड़ एसजीएसटी, टोटल लिमिट 100 करोड़ है। टोटल लिमिट 100 करोड़ है। तो अमेंडमेंट खाली किस में आया है, 1076 में आया है, जहां पे आप बाकी केसेस में 10% अमाउंट प्री डिपॉजिट करते हो, परंतु 129(3) के अगेंस्ट गए तो 25% ऑफ पेनल्टी इंपोज आपको देना पड़ेगा। 25% ऑफ पेनल्टी इंपोज आपको देना पड़ेगा। क्या? प्री डिपॉजिट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था बेटा अपील्स एंड रिविजन सेक्शन का, चैप्टर का। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट जीएसटी का जो चैप्टर है मिसलिनियस प्रोविजंस, यहाँ पे देखते हैं इसके अमेंडमेंट्स एंड देन इसके बाद आगे क्या रहता है बेटा, कस्टम्स एफटीपी के थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं। सो मिसलिनियस प्रोविजन, द जुरिसडिक्शनल कमिश्नर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फॉर एनी पर्सन रिलेटिंग टू एनी मैटर्स डेल्ट विद इन कनेक्शन विद द एक्ट। जुरिसडिक्शनल कमिश्नर क्या कर सकता है भाई, इंफॉर्मेशन बुला सकता है किसी भी पर्सन से किसी भी मैटर के लिए, डेल्ट विद इन कनेक्शन विद द एक्ट। बहुत सिंपल सा यहाँ पे अमेंडमेंट है, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22 section 151 has been substituted to provide that commissioner or an officer authorized by him by an order direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with the act within such time in such form and such manner as may be specified therein। तो क्या बोला यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है। सेक्शन 151 को सब्सटीट्यूट किया, पावर दिया भाई क्या, कमिश्नर को या कोई भी ऑफिसर को जो उससे सबऑर्डिनेट है वो डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को कि भाई ये इन्फॉर्मेशन लेके आओ किसी भी मैटर से रिलेटेड इन कनेक्शन विद दिस एक्ट विद इन सच टाइम इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड। Earlier, Commissioner was required to issue notification to call information from the concerned provision relating to any matter in respect of which statistics to be collected। पहले उनको notification issue करना पड़ता था। अभी सेक्शन 151 ने क्या पावर दे दिया कि कमिश्नर है या कोई भी ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को डायरेक्टली कि भाई इन्फॉर्मेशन लेके आ जाओ किसी भी मैटर से रिलेटेड। Consequently, with effect from 1/1/22, Section 168 has been appropriately amended by Finance Act so as to enable jurisdictional commissioner to exercise powers under 151 to call information। Suitable amendments 168 में भी कर दिए, वहां पे भी बोल दिया कि भाई क्या यहाँ कमिश्नर के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकता है। सिंपल सा अमेंडमेंट है यहाँ पे, किसी भी मैटर से रिलेटेड यहाँ पे किसी भी पर्सन से क्या कर सकता है, कमिश्नर क्या कर सकता है, कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुला सकता है। बहुत सिंपल चीज है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोहिबिटेड टू डिस्क्लोज वाइडेंड and no proceedings can be initiated on the basis of information unless opportunity of being heard to the person। यहाँ पे सेक्शन 152, सेक्शन 150 जो 2 था, यहाँ पे सेक्शन 152 सब सेक्शन 1 में अमेंडमेंट हुआ है। क्या बोलता है वो हम देखेंगे। एक तो बोल रहा है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, अगर आपको किसी की कोई जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है उसको कोई प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट यूज करनी तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। दूसरा 151 में जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं उसे पब्लिश नहीं करना है जब तक कि आप क्या नहीं ले रहे हो, यहाँ पे जो पर्सन कंसर्न्ड है या उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से आप कंसर्न नहीं ले रहे हो, ठीक है। एक बार देखेंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 152 हैज बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट टू प्रोवाइड दैट नो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अंडर 150 और 151 shall be used for the purpose of any proceeding under this act without giving opportunity of being heard to the person concerned। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करोगे without giving opportunity of being heard to the person। कोई प्रोसीडिंग में आपको यूज करना है, कहीं इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे भी यूज करना है आपको, तो आप विदाउट गिविंग पर्सन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑब्वियसली उसकी इन्फॉर्मेशन को ये नहीं यूज करोगे। देखो अमेंडेड सेक्शन क्या बोलता है वही पढ़ते हैं। No information with respect to any matter given for the purpose of 150 or 151 shall, without previous consent in writing of the concerned person or his authorized representative, be published in such manner so as to enable such particulars to be identified as referring to a particular person। ठीक है। सो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी मैटर से रिलेटेड जो 150 151 में ली गई है विदाउट प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द कंसर्न पर्सन, या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के कंसेंट के बिना, या उसके कंसेंट के बिना, या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के कंसेंट के बिना। क्या बात हुई, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी मैटर से रिलेटेड जो आपने 150 151 में ली है बिना प्रीवियस कंसेंट के किसके, या कंसर्न पर्सन के या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के, आपको नहीं पब्लिश करनी। बी पब्लिश्ड इन सच मैनर सो एज टू इनेबल सच पर्टिकुलर्स टू बी आइडेंटिफाई एज रेफरिंग टू पर्टिकुलर पर्सन।
ताकि वो पता चल जाए कि भाई ये पर्सन के रिलेटेड है, आइडेंटिफाई हो पाए ये पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है। तो अगर आपको पब्लिश करनी है तो आपको कंसेंट लेना ही पड़ेगा वो पर्सन का या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का। एक बात ये हुई। सेकेंड बात ये हुई कि भाई कोई प्रोसीडिंग्स के लिए यूज करना है तो फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। No, sir, and no such information shall be used for the purpose of any proceeding under this act without giving opportunity of being heard to the person concerned. Opportunity of being heard दिए बिना तो नहीं यूज करना है। तो दो बातें हुई, सेक्शन 152 सब सेक्शन 1 अमेंड हुआ, और दो बातें क्या बोला कि भाई अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी मैटर से रिलेटेड आपको यूज करनी है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी मैटर से रिलेटेड यूज करनी तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। उल्टा घुमा के बोला पर मतलब यही है, कंसेंट लेना पड़ेगा। किसका? यहाँ पे जो पर्सन कंसर्न है वो या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का। उसके कंसेंट के बिना आप इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, जिससे पता चले कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पर्टिकुलर पर्सन की है। एक बात। सेकेंड चीज क्या बात हुई कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी प्रोसीडिंग्स में यूज करनी तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अभी नया अमेंडेड सेक्शन है। और यहाँ पे जो पहले सब सेक्शन 2 था बेटा वो क्या कर दिया गया? ओमिट कर दिया गया है। कॉन्सिक्वेंट टू अमेंडमेंट इन सेक्शन 151 सबसेक्शन 152 जो था वो क्या कर दिया गया है? यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। सिंपल सा अमेंडमेंट है 151 152, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टेन्योर ऑफ नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी इंक्रीज टू 5 years फ्रॉम 4 years। यहाँ पे रूल 137 में अमेंडमेंट हुआ है, बहुत सिंपल सा हमने पढ़ा था, कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा अमेंडमेंट है। 4 years जो था नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का टेन्योर उसको क्या कर दिया? 5 years कर दिया गया है। द अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 171 on 1/12/2017. Rule 137 specifies the tenure of the said authority with effect from 30th 11/2021. Rule 137 has been amended to extend the tenure of authority to 5 years from existing 4 years. 4 years से 5 years कर दिया बेटा। फ्रॉम द डेट ऑन विच चेयरमैन एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस इन व्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस, जो पेंडिंग केसेस है उनको देखते हुए क्या कर दिया? जो 4 years का था उसको क्या कर दिया? टेन्योर को 5 years बढ़ा दिया है। सो द टर्म ऑफ द अथॉरिटी हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टिल 30th November 2022। सो टर्म कब तक रहेगा? अभी 30th November 2022 तक ही रहेगा। तो जो टेन्योर होता था नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का जो इनिशियली 4 years के लिए हुआ था उसे क्या कर दिया? 5 years कर दिया। दैट्स इट। बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन दिस चैप्टर, मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर। एंड हियर वी कंप्लीट जीएसटी के अमेंडमेंट्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले? कस्टम्स के अमेंडमेंट्स देखने वाले। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर नाउ।